नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की इस क्लास में फिर से एक बार धमाकेदार हिस्ट्री को लेकर आते हैं। हिस्ट्री के प्रश्न किस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, शाहजहांनामा के लेखक है। देखिए शाहजहांनामा के लेखक की अगर हम बात करें आप लोगों से तो इनायत खां, ठीक है, इनायत खां जो थे वो शाहजहांनामा के लेखक थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पातशाहनामा के लेखक कौन है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, पातशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो क्या निर्मित कराया था। चलिए देख लेते हैं। कोई महल निर्मित कराया होगा, कोई मस्जिद निर्मित कराया होगा, लेकिन फतेहपुर सीकरी में क्या कराया था, तो महल। कौन सा महल, पंचमहल, ठीक है, पंचमहल निर्मित कराया था। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पंचमहल। लेकिन अकबर द्वारा निर्मित और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, जामा मस्जिद, दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, मरियम उच्च जमानी का महल, ये सारे अकबर के द्वारा ही निर्मित है। तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, जामा मस्जिद किसने बनवाया था, पंचमहल किसने बनवाया था, किसी भी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। बाबर तुजुक ए बाबरी, क्या ये राइट है, जल्दी से बताइए। हुमायूं हुमायूंनामा, क्या ये सही है। शेरशाह तरीके शेरशाही हैं, ये सही है। अकबर ताबकाते अकबरी, क्या ये सही है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं सुमेलित है, ये पूछा गया है। बाबर तुजुक ए बाबरी, ये बिल्कुल 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 क्या होने वाला है, राइट या रॉन्ग, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आपको बताना है रॉन्ग, ठीक है। क्यों रॉन्ग, हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है। दूसरा आपको बताना है तारिक ए शेरशाही, तारिक ए शेरशाही किसने लिखा था, शेरशाह ने, रॉन्ग है। किसने लिखा था, अब्बास खान शेरवानी ने लिखा था, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, तबकात ए अकबरी ख्वाजा, ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद, ठीक है, इन्होंने लिखा था। तो इसका मतलब राइट कौन सा है मैम, राइट कौन सा है। तो प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, राइट आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर तुजुक ए बाबरी के द्वारा लिखा गया था। ये तीनों रॉन्ग है और ये तीनों का मैंने आपको बता दिया किसने लिखा था, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो। हिस्टोरिका के लेखक, हिस्टोरिका के लेखक कौन है भाई, हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस है, ठीक है, हेरोडोटस हिस्टोरिका के लेखक हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी विद्वान द्वारा दुल्वा तथा तंगयूर की रचना की गई थी। तो भाई किस विद्वान के द्वारा तुलवा या तंगयूर की रचना की गई थी, तो आप बोलोगे क्या, तारानाथ के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले एक मैं आपको बता दूं, देखिए आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको बताया तारानाथ के बारे में, है ना, तो तारानाथ के बारे में भाई जान लो थोड़ा सा कि तारानाथ है कौन। तारानाथ तिब्बती बौद्ध धर्म के जोनांग शाखा के एक लामा और इतिहासकार थे, ठीक है, जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों को लिखा था, जैसे कि कांग्यूर तांग्यूर तिब्बती बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ग्रंथ लिखा था, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा जा रहा है 7 नंबर, चीनी यात्री हेन सोंग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। जो चीनी यात्री थे उन्होंने नालंदा से किया था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। अब भाई कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये सभी को पता है ना। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। अब ये 5वीं मंजिल का क्या सीन है भाई, चलो देख लेते हैं।
देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, लेकिन 1220 में इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिल जोड़े। बाद में 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, बिजली गिरने के क्षतिग्रस्त होने से, ठीक है, यानी बिजली जब गिरा तो उस जो क्षतिग्रस्त हुआ उसको मेंटेन करवाया, 5वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया और एक नई मंजिल बनवाई। आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, तो भाई पूर्ण रूप से जो 5वीं मंजिल बनवाया वो किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? आप कहोगे कि मैम राइट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 3 मंजिल और जो बनवाई थी वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, लेकिन पूरा उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जब बिजली गिरी तो वो टूट गया और उसके बाद उसको मेंटेनेंस जो मांगा था क्षतिग्रस्त होने के बाद, वो सारे मेंटेनेंस किसने करवाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 7 शहरों की स्थापना हुई थी, तो भाई कहाँ हुई थी आपको ये बताना है। ठीक है, 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई थी तो आपको बताना है मेहरौली में। कहाँ पे? मेहरौली, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना मेहरौली में की थी, और यह शहर दिल्ली का पहला मध्ययुगीन शहर था। ठीक है, इन शहरों को, यानी कि जो मेहरौली शहर था वो उसे हम क्या कहते हैं? मध्ययुगीन शहर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली के सुल्तान में शासन किया, और उसने मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया और कुतुब मीनार का निर्माण यानी कि शुरू करवाया। इसका निर्माण नहीं कराया, शुरू करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया था, ये बात यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मैंने अभी बताया कि पूरा इसको फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, लेकिन फिर से जब टूटा है तो टूटने के बाद जो मरम्मत हुई वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुई, लेकिन 5 मंजिल पूरा बनवाया इल्तुतमिश ने, लेकिन क्षतिग्रस्त के बाद पूरा जो बनवाया मेंटेन कराया वो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो दिल्ली के 7 शहरों में मेहरौली पहला शहर था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था, और 6 शहर इस प्रकार से थे, जैसे कि किला राय, पिथौरा, सिरी, तुलंगाबाद, फिरोजाबाद, शेरगढ़ और शाहजहानाबाद। ठीक है, तो ये बाकी के 6 शहर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? भाई 2.5 दिन का झोपड़ा सभी लोगों ने सुना है, किसने बनवाया था ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब बनवाया था जल्दी से बता दो आप लोग। ठीक है, अच्छा देखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था यहाँ पे जो पूछा गया है कि मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश से अंकित है? तो किस नाटक के अंश से अंकित है? हरकेली से। ठीक है, हरकेली से अंकित है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब भाई देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि संस्कृत नाटक हरकेली से अंकित है, लेकिन यह मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जिसे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर बनवाया गया था। डाउट क्लियर हुआ आपका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया? अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो अलग पूछा था, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी इसलिए आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, बनवाया किसने है? तो भाई बता दो आप लोग भी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे हम 2.5 दिन का सेट या 2.5 दिन का झोपड़ा भी कह सकते हैं, याद रखिएगा 2.5 दिन का सेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राजस्थान के अजमेर शहर में ये झोपड़ा स्थित है, और यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जो अजमेर में सबसे पुराना जीवित स्मारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्ग
ठीक है, 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो मानकोट का दुर्ग हम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को कहते हैं जो 5 दुर्गों का एक श्रृंखला बनाई जिसे हम शेरशाह सूरी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मानकोट का दुर्ग किसे कहा जाता है, शेरशाह सूरी को कहा जाता है। या फिर मंगोट का दुर्ग जो 5 दुर्गों का श्रृंखला है एक, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली, तो भी आप बताओगे शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, जिसे कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। किसको भाई, 5 दुर्ग का जो श्रृंखला है, मंगोट का जो दुर्ग है, उसे हम कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, चलो देख लेते हैं भाई कौन सुमेलित नहीं है। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद क्या अजमेर में है, नहीं। कहाँ पे है, फिर कहाँ पे है, दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित है। ठीक, जौनपुर अटाला मस्जिद में स्थित है, क्या ये राइट है, जल्दी से बताइए आप लोग। मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद, क्या इसमें से राइट है, आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको बता दिया जाए कि इसमें से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है क्या, यही अजमेर कुव्वल अल इस्लाम। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ये है कहाँ पे, मैंने बताया ये दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली में है, बाकी सब सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए मस्जिद की बात करें, किस मस्जिद की बात हम कर रहे हैं, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद की। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था और यह मस्जिद अपनी विजय स्तंभ के लिए जानी जाती है। ठीक है, जो भारत में मुस्लिम विजय का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित है। 2.5 दिन की झोपड़ा की बात यहाँ पे कर रहा है, आपको बताना है हरकेली। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण है। देखो इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहले उदाहरण की बात करें तो कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार सबसे पहला उदाहरण है। ठीक है, जो इल्तुतमिश का मकबरा है, याद रखिएगा, यानी कि इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुब मीनार परिसर में स्थित इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, जो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह मकबरा जटिल सुलेख और ज्यामिति पैटर्न से सजाया जाता है। ठीक है, और जो भारतीय शिल्प कौशल के साथ इस्लामी कला का मिश्रण को भी प्रदर्शित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष में हुई थी। देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, 1925 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी विद्वान द्वारा दुलवा तथा तंगयूर की रचना की गई है। देखिए दुलवा तथा तंगयूर की रचना की जब बात आपसे कहे तो आपको याद रखना है तारानाथ। ठीक है, तारानाथ होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने रचना की थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी भाई, आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी, जल्दी से बताइए, आपको क्या बताना है। आर्यभट्ट जो थे वो 10 गीतिका की रचना की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। देखिए गणित की जो पुस्तक है लीलावती, इसके लेखक कौन थे, आपसे ये पूछा गया भाई। इसके लेखक जो थे वो भास्कराचार्य थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि लीलावती 12वीं शताब्दी के गणितीय ग्रंथ थे जिसे भारतीय गणितिक भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है या फिर भास्कराचार्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए तक्षशिला की बात कर रहा है कि तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, पाकिस्तानी पंजाब के लिए, है ना, पाकिस्तानी पंजाब के लिए प्रसिद्ध है तक्षशिला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी,
अब आप कहोगे मैम आपने तो बताया पाकिस्तान पंजाब के लिए प्रसिद्ध है, अब इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ भाई आगे बढ़ने तो दो मुझे, ठीक है। देखिए तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान पंजाब के पोठोहार क्षेत्र में स्थित एक शहर है जो प्राचीन भारत में ठीक है, गंगाधार देश की राजधानी और देश शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में भी शामिल है। लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है आपने पूछा, तो विद्या के लिए प्रसिद्ध भी है। अभी मैंने बताया कि सबसे अच्छा प्रमुख केंद्र वहाँ शिक्षा के मामले में है। वर्ल्ड और व्यापार के लिए है, कला और शिल्प के लिए भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी ने खुद को किससे जोड़ा था। तो भाई थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी, ठीक है, वो हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन से जोड़ा था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो लोगों को पश्चिमी आध्यात्मिक कनेक्शन के माध्यम से हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान को समझाना, और इसने प्राचीन सिद्धांतों को महत्व देकर भगवान के हिंदू दर्शन को जोड़ा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था वो 1911 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1911। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। भाई देखो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो मैडम एचपी ने की थी 1875 में। कब, 1875 में मैडम एचपी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अच्छा उसके अलावा कर्नल ओलकोट ने न्यूयॉर्क में की थी, ठीक है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। याद रखेंगे आप लोग? जी मैम बिल्कुल याद रखेंगे, याद तो रखने वाली चीज़ ही है, तो याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, किसके कारण सफलता थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट के कारण। किसके कारण, एनी बेसेंट के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। 1909 में। कब, 1909 में पारित हुआ था। देखिए वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, यानी कि मार्ले मिंटो को एक और भी नाम से बोल सकते हो, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता भी मिली थी। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना अड्यार में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1882 में भारत में मद्रास के पास अड्यार में स्थापित किया गया है। एनी बेसेंट ने भारत में इस आंदोलन को लोकप्रिय भी बनाया है। उसके अलावा देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी का अंग्रेजी मुख्यालय पूछा जाए तो आपको बताना है ग्लूसेस्टर। याद रखिएगा, कभी कभी हमें कंफ्यूज हो जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो आपने बता दिया अड्यार। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी मुख्यालय कहाँ है, तब आप बताएंगे क्या, ग्लूसेस्टर प्लेस, जो लंदन में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देखिए देव समाज का जो संस्थापक था वो कौन था, कौन था भाई। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो देव समाज के संस्थापक थे, ठीक है। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री इनका पूरा नाम है। 20 दिसंबर 1850 से लेकर 3 अप्रैल 1929 एक हिंदू समाज सुधारक रहे थे, ठीक है, जो ब्रह्म समाज के थे, ईश्वर समाज का या ब्रह्म समाज के थे। हिंदू सुधार आंदोलन के प्रमुख सदस्य के रूप में उभरे हुए थे। 1886 में ब्रह्मवाद से अलग होकर अपना स्वयं का धार्मिक समूह बनाया, जिसे देव समाज के नाम से या ईश्वरी समाज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, किसने की थी वैज्ञानिक समाज की स्थापना, तो आपको बताना है सर सैयद अहमद खान ने की थी। यानी कि सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की थी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है
कि अलीगढ़ मुस्लिम इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन सी है? तो सबसे पुरानी राजनीतिक दल हिंदू महासभा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए लगा दीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मी सभा की स्थापना की थी? भाई आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो भाई बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग के ठीक है, जब इनका शासनकाल चलता था तब रद्द हुआ था। इसलिए राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन बी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? तो हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था प्रथम बार? हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था युगांतर पार्टी का नेतृत्व? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ठीक है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था, अथवा बाघा जतिन, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1879 को हुआ था। याद रखेंगे, ब्रिटिश शासन काल के खिलाफ एक बंगाली क्रांतिकारी थे और इनकी अल्पवायु में इनके पिता का देहांत हो गया और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के बचपन का नाम क्या रखा गया? जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने के कारण ये बाघा जतीन कहलाएं। अब आपको बात समझ में आई होगी, पहले बात समझ में नहीं आई होगी जब मैंने बाघा जतीन बोला तो ये क्या बता रही मैं मथुआ लगा है। तो भाई उन्हीं का नाम है, जतीन्द्र नाथ का ही नाम है बाघा जतीन। क्यों उनको बोला गया? क्योंकि इन्होंने एक बाघ को मारा था, इस वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया? बाघा जतीन। ये युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे और उस समय युगांतर पार्टी जो था, ठीक है, वो बंगाल में क्रांतिकारियों का मुख्य संगठन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई स्वतंत्रता आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम याद आ जाता है। तो आपका यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? देखिए, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की जो स्थापना की थी, ठीक है, किसने की थी? तो आपको बताना V.O. चिदम्बरम पिल्ले ने। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इनका पूरा नाम यही है भाई। अच्छा, 16 अक्टूबर 1906 को की थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1906 को स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी पंजीकृत किया गया था और उन्होंने 40,000 शेयर जारी किए, जिसका कुल मूल्य कितना था उस समय? 10 लाख रुपए था। 2019 की कीमतों में ये कितना? 200 करोड़ रुपए हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो भाई दार उल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान, ठीक है, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? किसने बनाई थी भाई? तो आपको बता देना है भाई किसने बनवाया था। सी बताइए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से जब बात आती है तो सुभाष चंद्र बोस से आप लोगों को बहुत कुछ याद आ जाता है। ये कौन है? तो आपको बताना है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये बन चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में 3 मई उत्तर प्रदेश के उन्नाव के माकुर गांव में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। उसके अलावा उस सेना का क्या नाम था जिसके साथ सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ी? तो आपको क्या बताना है? कमांडर इन चीफ
ठीक है, नाम था जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सिविल सेवा वर्ष 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए सिविल सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेवा से 1921 में सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने सिविल सेवा से ही इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास इनके गुरु का नाम था। अच्छा, एक चीज़ आपको और याद रखना है, टाइगर लीजन या फ्री इंडियन लीजन के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, इस सेना का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों की सहायता से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का उद्देश्य से किया गया था। तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो भाई सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या रास बिहारी ने की थी, सुरेंद्र नाथ ने की थी? तो कह दो भाई राइट आंसर मैम ऑप्शन डी, रास बिहारी। ठीक है, रास बिहारी ने की थी, याद रखिएगा। कब? 1920 से लेकर 40 में। ठीक है, जिसकी स्थापना जो हुआ था 20 से 40 में रास बिहारी बोस ने की थी, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना भारत से बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करने के लिए किया गया था, ताकि वे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे की सूची के 4 राजनीतिक दल में से किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, लास्ट यानी कि सबसे अंत में इसी की स्थापना हुई थी, इसलिए मैंने सबसे अंत में ही ऑप्शन दिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर एक पॉइंट और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या कि देखिए, जो भारतीय राजनीतिक, ठीक है, जिसे हम स्पेक्ट्रम के केंद्र में स्थित माना जाता है, यानी कि INC एक बड़ी तंबू पार्टी है, ठीक है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम का केंद्र पर स्थित माना गया है। और पार्टी ने 1885 में बम्बई में पहली बार बैठक आयोजित किया था, जहां बोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुई थी, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम अगर पूछा जाए तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नेताओं द्वारा मंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो भाई किसने की थी? आपको बताना है, द पूना सार्वजनिक सभा ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ब्रिटिश भारत में एक संगठन था जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी, और जिसमें ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, जो भारत के शासन में अधिक सक्रिय और भागीदारी की इच्छा को दर्शाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचलित नहीं किया गया है? तो भाई थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा प्रचलित नहीं किया गया है वैदिक दर्शन में विश्राम। ठीक है, वैदिक दर्शन में विश्वास थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचलित नहीं किया गया है। बाकी कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है, सार्वभौमिक भाईचारे एवं मानवता में विश्वास किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन में भी विश्वास किया गया है, लेकिन वैदिक दर्शन में विश्वास नहीं किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। बिल्कुल राइट है ना? अच्छा, उसके अलावा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1813 में ग्रेट ब्रिटेन में है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1890 में।
तो भाई यहाँ पे रॉन्ग कौन है, ये बता दो, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी सुमेलित नहीं है। ये 1838 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर भाई? कलकत्ता में शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो ये रॉन्ग है। ठीक है, औपचारिक रूप से 1838 में कलकत्ता में इसे शुरू किया गया था, बाकी बिल्कुल राइट है। ठीक है, हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। थोड़ा सा विचार कीजिए, बिल्कुल सोचिए समझिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे या विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? उपयुक्त कथन में से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर केवल 2, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस नारे के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भाई आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस बच्चे बच्चे के मन में हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने एक नारा लगाया था। कौन सा नारा लगाया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये सभी के दिलों में है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के लिए नारे कौन से प्रसिद्ध हैं? मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी को सभी लोग जानते हो। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सभी लोग जानते हो। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा था, शास्त्री जी हमें नारा दिए हैं, कौन सा? जय जवान जय किसान। जबकि अटल जी ने इसे जय विज्ञान से जोड़ा था। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। सारे नारे आपको याद रखने, और जो आपसे मैं पूछने वाली हूँ वो आप सभी को बताना है। वंदे मातरम किसने कहा था, यानी वंदे मातरम किसने गाया था? जल्दी से कमेंट करके बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी नेता ने बोस की राजनीतिक यात्रा को प्रभावित किया था? तो कौन से क्रांतिकारी नेता हैं? चित्तरंजन दास जी। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो किस वर्ष की थी? आपको बताना है 1920 में की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे? कौन बने थे भाई? आपको बताना है M.A. जिन्ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 अगस्त 1947 को सबसे बड़ी खबर यही थी कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के बने थे। ये 2 चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा और उसका अध्ययन किया था? तो किसने किया था? आर शर्मा शास्त्री जी ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका समाप्त होता है और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जिसको आपको आंसर देना है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे राइट आंसर बताते हैं। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? क्या था भाई? जल्दी से बता दो आप लोग। ठीक है, सारे स्टूडेंट क्लास को बराबर देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को क्लासेस अच्छी लगती होगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ एक्सक्यूज़ भी होंगे, तो जो भी एक्सक्यूज़ होंगे भाई बता दिया करो। ठीक है, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो बेफिजूल का कमेंट करते हैं, तो मेरी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि क्या मिलता है आप लोगों को कमेंट करने में। आपको अच्छा लगा तो वेरी नाइस, ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करने का क्या मतलब है? ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप कमेंट कर सकते हो तो गुड कमेंट करो, बैड क्यों करते हो भाई? टीचर्स पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, आप लोग को नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों की तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सिर्फ मैं अपने ही क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और भी क्लासेस को देखती हूँ, वीडियो को देखती हूँ, लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। तो भाई ऐसा मत करो। ठीक है, जो भी हो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, निगेटिव थिंकिंग मत रखो जिससे कि आपसे और कोई भी निगेटिव हो जाए, ऐसा मत करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।